We will positively we will fight it and we will achieve it. Thank you for giving me the opportunity. 16 के हमारे मार्च के लिए भी सपोर्ट में एक लाइन बोल। हाँ 16 एक मिनट ये बोल रहे हैं 16 मार्च को वी विल टेक आउट अ मार्च फ्रॉम पटियाला हाउस कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट। we are several social organizations all India level Jammu Kashmir to the Kanyakumari Kerala tak our organizations are there, and whatever step you are taking for the replacement of the EVMs, the scratching of the EVMs, we will support. And 16th March agitation also we will support, and we will see that it will have a great success. Thank you. रहा है, सिविल सोसाइटी ने एक कमीशन बनाया था जस्टिस मदन बी लोकुर साहब की अध्यक्षता में, जिसकी एक रिपोर्ट आई है सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शन रिपोर्ट ईवीएम एंड वीवीपैट, और आदरणीय श्री प्रशांत भूषण साहब भी उसका एक अभिन्न अंग रहे हैं, हमारे बहुत सम्मानित साथी। तो उसमें भी जो बताया गया है बहुत सिंपल सा उसमें बताया गया है कि ईवीएम की जो मशीन है उनसे छेड़खानी हो सकती है, उनसे टेम्परिंग हो सकती है, और उनसे फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन संभव नहीं है। वो बड़ी रिपोर्ट, और जैसे मैंने पहले भी बताया कि उस रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, सीनियर एडवोकेट्स, एक्सपर्ट्स, आईआईटी एक्सपर्ट्स, साथ में सामाजिक कार्यकर्ता, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, सिविल सोसाइटी के बहुत ही सम्मानित लोग रहे हैं। और अभी तक 2 दिन पहले की है कि पहले 6,500 थे, लेकिन अब 7,400 लोगों ने साइन उस पर किया है, और ये देश के बड़े प्रबुद्ध लोग हैं जिन्होंने किया। उसी की रिपोर्ट के विषय में आपने बताया, और आपने बताया कि राहुल गांधी जी से भी आज अभी मिले हैं सुबह, और उनसे कहा है कि आपको सामने आना पड़ेगा, एटलीस्ट या तो आप खुद आए सामने या फिर अपने लोगों को भेजें, क्योंकि अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो आप जीत कर नहीं आ पाएंगे, आपकी जिम्मेदारी है। आप आएंगे तो लोगों का हौसला बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें उन्होंने की हैं, और जो हमारा आंदोलन 16 तारीख को होने वाला है पटियाला हाउस कोर्ट से दिल्ली सुप्रीम कोर्ट तक, आपका सपोर्ट हमारे उस आंदोलन में भी है, और इस आंदोलन में देश भर में जहां भी होगा आप हर तरह से हमारे साथ में रहेंगे। जस्टिस ईश्वरैया साहब ने ये सारी बातें बताई हैं जो हिंदी में मैंने आपको सार उसका बताया है। अब मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में बहुत ही हमारे सम्मानित बहुत सीनियर साथी, मैं समझता हूँ जिनको सुनकर हमें बहुत हौसला मिलता है, और सुप्रीम कोर्ट में बहुत सीना तान के जो लड़ते हैं, आदरणीय श्री प्रशांत भूषण साहब, सीनियर एडवोकेट, वो आए और अपनी बात आपके बीच में रखें। आदरणीय प्रशांत भूषण साहब। मसला पूरे दुनिया में चर्चित रहा है, और जैसे जैसे इसकी समझ बढ़ती गई कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में छेड़खानी करी जा सकती है, वैसे वैसे यूरोप में ज़्यादातर देशों ने, अमेरिका में ज़्यादातर स्टेट्स ने, सब ने ईवीएम हटाकर वापस पेपर बैलेट पर चले गए हैं। अभी हाल में बांग्लादेश ने भी ये फैसला लिया कि वो ईवीएम हटाकर वापस पेपर बैलेट पर ही चुनाव कराएंगे, अब की बार जो चुनाव हुए। उधर जर्मनी के तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने आदेश ही दिया पूरी सुनवाई करके कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से छेड़खानी हो सकती है, इसलिए पेपर बैलेट से ही चुनाव करवाया जाए। हमारी इलेक्शन कमीशन ये कहती है कि नहीं, हमारे ईवीएम ऐसे हैं जिसमें कोई छेड़खानी नहीं हो सकती। इस पर मदन लोकुर साहब के नेतृत्व में, जो कि पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज थे, एक सिटीजन्स कमीशन आयोजित हुआ, जिसमें कि दुनिया के सबसे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, ईवीएम्स के सबसे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने आकर डिपोज किया, और आखिर में उन्होंने ये रिपोर्ट दी कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हिंदुस्तान की भी ऐसी हैं जिसमें छेड़खानी हो सकती है। तो इसलिए ये मांग बार बार उठ रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कई साल पहले ये आदेश दिया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ आप पेपर ट्रेल भी लाइए, क्योंकि जब तक पेपर ट्रेल नहीं होगी तब तक हम ये नहीं कह सकते कि भाई जितने लोगों ने जिसको वोट दिया उतने ही रिकॉर्ड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। और उसके बाद ये वीवीपैट मशीन्स आई। अभी तक वीवीपैट में सिर्फ 2% वीवीपैट मशीन्स के पेपर स्लिप्स की काउंटिंग करी जा रही है। ये बार बार डिमांड किया गया कि भाई सारे वीवीपैट स्लिप्स को काउंट करिए, सिर्फ 2% क्यों? इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, उसमें 2 दिन और लग जाएंगे चुनाव होने, नतीजे आने में। अरे भाई, आप वैसे भी काउंटिंग जो है चुनाव होने के 1-1 महीने बाद करते हैं, 7 फेजेस में इलेक्शन करते हैं,
7-8 फेसेस में इलेक्शन होते हैं तो 2 दिन और लग जाएंगे तो क्या बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं काउंट करेंगे। लेकिन मैं ये पहले मानता था कि अगर सारे वीवीपैट काउंट हो जाएं तो उसके बाद फिर रिज़ल्ट फ्री एंड फेयर हो जाएगा। लेकिन हाल में मैंने देखा, किसी ने आकर मुझे डेमोन्स्ट्रेट किया, एक डमी वीवीपैट मशीन लाए, एक डमी ईवीएम बनाया, एक डमी कंट्रोल यूनिट बनाया और उन्होंने दिखाया कि अच्छा, ये बात मैंने रजिस्टर नहीं करी थी कि 2017 में वीवीपैट मशीन का डिज़ाइन बदल दिया गया। 2017 से पहले जो वीवीपैट मशीन थी जिसमें आपको वो स्लिप दिखाई देती है सिंबल की, उसका कांच जो था वो ट्रांसपेरेंट था, आप बाहर से देख सकते थे कि अंदर क्या हो रहा है। 2017 में इसका डिज़ाइन बदल दिया गया और कांच को काला कर दिया गया और अंदर और मिरर कर दिया गया, यानी कि आप बाहर से अंदर देख ही नहीं सकते जब तक कि अंदर एक बल्ब ना जले। और वो बल्ब 7 सेकंड के लिए जलता है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि जैसे आपने हाथ पर बटन दबाया है तो हाथ की स्लिप आपको 7 सेकंड के लिए दिखाई देगी, उसके बाद बल्ब बंद हो जाएगा। आपको स्लिप कट के गिरती हुई भी नहीं दिखाई देगी। तो जो साहब आए उन्होंने मुझे डेमोन्स्ट्रेट किया कि हम बड़े आसानी से वीवीपैट को ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं कि अगर एक के बाद एक 2 जनों ने एक ही कैंडिडेट को वोट दिया, एक ही सिंबल पर वोट दिया, तो वही स्लिप जो पहले जने को दिखाई गई वही स्लिप दूसरे जने को भी दिखा दी जाएगी। वो कट के नहीं गिरेगी क्योंकि 7 सेकंड के बाद बल्ब जो है बुझ जाता है। उसका डिज़ाइन ही ऐसा है कि बुझ जाता है। फिर आपको कुछ नहीं दिखाई देता कि वो स्लिप गिरी, कट के गिरी कि नहीं गिरी, या वही स्लिप वहीं पर है। तो दूसरे जने ने अगर उसी सिंबल पर वोट दिया तो आपको वही पर्चा दिख जाएगा जो पहले जने को दिखाया गया। और जैसे ही लाइट बंद होगी तो ये पर्चा कट के गिरेगा और एक और पर्चा दूसरे किसी सिंबल का कट के गिर जाएगा। अब जो कंट्रोल यूनिट में जो काउंटिंग होती है वो तो वीवीपैट से ही सिग्नल जाता है, वही काउंट होएगी। तो वीवीपैट ने, चाहे दोनों जनों ने मान लीजिए कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन वीवीपैट ने एक स्लिप कांग्रेस की प्रिंट करी और वही स्लिप दूसरे को भी दिखा दी और उसके बाद एक स्लिप मान लीजिए भाजपा की प्रिंट करी, और यही चीज़ कंट्रोल यूनिट में भी रिकॉर्ड हो जाएगी। तो वीवीपैट की अगर हम पूरी काउंटिंग कर भी लें वो ईवीएम से मैच हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैनिपुलेट हो सकता है। इसलिए अब ये डिमांड हुई है, इंडिया अलायंस ने भी ये डिमांड करी है कि भाई ये जो स्लिप वीवीपैट की गिरती है वो आप लोगों के हाथ में दे दीजिए। उसको आसानी से आप थोड़ा सा रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है वीवीपैट को, कि जो स्लिप कट के गिरती है हाथ में दे दीजिए और उसको एक दूसरे बैलेट बॉक्स में डाल दे वोटर, और फिर आप उस बैलेट बॉक्स की काउंटिंग कर लीजिए। वो तो उसमें अगर आप बार कोड लगा दें तो उसकी काउंटिंग फट से मशीन से भी करी जा सकती है। और वैसे भी अगर आप उसको मैनुअली भी काउंट करेंगे तो एक दिन में सारी काउंटिंग आसानी से हो सकती है, उसमें कोई डिले होने की भी बात नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ घंटे का डिले होगा। तो इसको इलेक्शन कमीशन बिल्कुल मान ही नहीं रही। उनसे एक और डिमांड करी गई है कि भाई आप हमारे इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स को इसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर देखने दीजिए मशीन का, क्योंकि देखिए ये मशीन्स में वीवीपैट में भी कंट्रोल यूनिट में भी हार्डवेयर भी होता है और उसी हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर भी होता है। इलेक्शन कमीशन कहती है कि नहीं, इसमें ब्लूटूथ नहीं है तो बाहर से कोई डिवाइस उसमें कनेक्ट नहीं कर सकता। ब्लूटूथ ना भी हो तब भी आप उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो उसका है उसमें ऐसा प्रोग्राम डाल सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि 2 अगर कंसेक्यूटिव नॉन बीजेपी वोट्स पड़ती हैं तो दोनों को वही स्लिप दिखा दी जाए और एक वोट नॉन बीजेपी को और एक वोट बीजेपी के पास चली जाए। ऐसा प्रोग्राम आसानी से डिज़ाइन किया जा सकता है। यही बात सिटीजन्स कमीशन ने भी कही थी। और इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि क्यों ये सरकार और उनका इलेक्शन कमीशन इस बात को इतना ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा है कि हम ना तो आपको मशीन को देखने देंगे और ना ही हम पेपर स्लिप आपके हाथ में देंगे वहाँ डालने के लिए, ना ही हम वीवीपैट की पूरी काउंटिंग करेंगे। सब चीज़ों को वो लोग रेजिस्ट कर रहे हैं और यहाँ तक जा रहे हैं कि मैंने उस आदमी ने जिसने डेमोन्स्ट्रेशन दिया था उसका वीडियो अपने एक ट्वीट में डाल दिया और सरकार ने ट्विटर को लिख दिया कि भाई इस ट्वीट को हटा दीजिए। वो कह रहे हैं जो भी जना ये वीडियो डाल रहे हैं कि भाई इस तरह से ईवीएम का मैनिपुलेशन हो सकता है, ट्विटर, फेसबुक वगैरह सब वो पोस्ट को हटा दें। क्यों इस हद तक सरकार जा रही है कि लोगों को, जनता को ये दिखाने भी नहीं दे रही, बताने भी नहीं दे रही कि भाई इस तरह से ईवीएम का मैनिपुलेशन हो सकता है। तो इसलिए
हमारा पूरा लोकतंत्र खतरे में है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% मैं सर्टेनिटी से कह सकता हूँ कि ईवीएम से मैनिपुलेशन हो रहा है, लेकिन इसकी बहुत शंका है और ये शंका उतनी ही बढ़ती जा रही है जितना इलेक्शन कमीशन ये सब दिखाने को या चेंज करने को रेजिस्ट कर रहा है, जितना सरकार लोगों सारे सोशल मीडिया कंपनीज़ को कह रही हैं कि भाई लोगों को ये दिखाने भी मत दो। इसका मतलब ये है कि जिसको कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, ज़रूर ऐसा इससे ये आशंका बढ़ गई है कि ये मैनिपुलेशन हो रहा है। और इसीलिए अगर हमको लोकतंत्र को बचाना है इस देश में, ये सारी सिटीज़न्स की ज़िम्मेदारी है। इसीलिए पूरे हिंदुस्तान में सिटीज़न्स का बड़ा मूवमेंट होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी जिम्मेदारी है, लेकिन आफ्टर ऑल लोकतंत्र तो हमारे लिए है। इसलिए पूरे देश में एक बड़ा पीपल्स मूवमेंट ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ के नाम से चलना चाहिए और वापस पेपर बैलेट की तरफ हम लोगों को आना चाहिए। जो इलेक्शन के रूल्स हैं उसमें चेंज करना पड़ेगा, उसमें पार्लियामेंट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। हालांकि पार्लियामेंट का सेशन अभी हमने देखा था, नई पार्लियामेंट बनाने के लिए सेशन बुला लिया गया था, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ सब लीगल ल्यूमिनरीज बैठे हुए हैं। कोई भी रूल अगर चेंज किया जाता है तो उसका प्रोसीजर ये होता है कि वो रूल इम्प्लीमेंट तब हो जाता है जब वो रूल बना के पार्लियामेंट में प्लेस कर दिया जाए। जैसे ही इलेक्शन कमीशन, क्योंकि नोडल एजेंसी इस रूल के बनाने वाली इलेक्शन कमीशन होगी, तो इलेक्शन कमीशन अगर रूल चेंज करके पेपर बैलेट का रूल बना के डालती है, पार्लियामेंट में सिर्फ प्लेस करना होता है। हर एक कानून में ये लिखा होता है एज सुन एज द अमेंडेड रूल्स आर प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट, प्लेस करना होता है, कोई पास कराने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये कानून है, ये भी मैं आप लोगों को क्लैरिफाई करना चाहता था। कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई भी लीगल जो इम्पेडिमेंट है वो है ही नहीं, ये सब झूठ है, इसके ऊपर हमें जाना नहीं। और जनता ने जब तय कर लिया है सिर्फ और सिर्फ पेपर बैलेट से होगा चुनाव, हमारा चुनाव आयोग कैसे तय करेगा कैसे होगा इलेक्शन? जनता चाहती है पेपर बैलेट से ही चुनाव होगा, सीधी बात। अब मैं आपके सामने बुलाना चाहूँगा बहुत ही सम्मानित आदरणीय जस्टिस इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी सम्मानित साथी और सम्मानित मीडिया, अभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर जो बात हो रही है वो 100% सही कही गई है। और जब किसी चीज़ की विश्वसनीयता खतरे में पड़ जाए, कोई भी शंका उस पर कोई उठाए, तो एक हम भारत के लोगों की निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव का जो अधिकार है, वो जानने का जो हमें अधिकार है, उस पर गौर किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग इन सब बातों के लिए क्यों गौर नहीं कर रहा है, ये अपने आप में फिर एक संदेह उत्पन्न करता है। इसलिए ईवीएम मशीन हैक हो सकती है या नहीं हो सकती है, इस पर बहुत ज़्यादा बहस की आवश्यकता नहीं है। ये देखते हुए कि विदेशों में भी ईवीएम को बंद कर दिया गया है और बैलेट पेपर से चुनाव होने लगा है। हमारे यहाँ भी पहले बैलेट पेपर से चुनाव होता था, इसलिए कोई ज़्यादा आवश्यकता इस बात की नहीं है कि हम ईवीएम पे ही जोर दें कि हम ईवीएम पे ही इलेक्शन कराएंगे। हमको चाहिए, चुनाव आयोग को चाहिए कि हम अपने जनमानस को, अपनी जनता को संतुष्ट कर सकें कि आपका वोट जिस जगह जा रहा है वो आपको दिख रहा है और आपके हाथ से ही जा रहा है। अब जब इलेक्ट्रॉनिक मशीन से 7 सेकंड के अंदर, मैं समझता हूँ कि भारत में 80% लोग तो ऐसे हैं जो 7 सेकंड में ये नहीं देख सकते हैं कि उनका वोट कहाँ पड़ा। हम खुद इस बात के लिए गवाह हैं कि हम जब जाते हैं तो वहाँ जाके देख के, मशीनों को देखकर, ये स्टाफ को देख के, तो इतनी देर में तो जब उसमें बटन दबाते हैं, आप करते हैं, इतनी देर में 7 सेकंड पूरे हो जाते हैं, आप उसे देख ही नहीं सकते। तो एक अधिकार मेरा जो है, मुझे ये जानने का कि जिसको मैंने वोट दिया है, मेरा वोट उसी को कास्ट हुआ है, इस पर चुनाव आयोग को गौर करना चाहिए। और यदि जो वीवीपैट की बात आई है कि वीवीपैट को ही आदमी उसको दिखा दिया जाए और वो फिर दूसरे बैलेट बॉक्स में रख दिया जाए, वो भी एक प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन सबसे बेहतर तो ये है कि सारी समस्या का समाधान ये है कि आप ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर पर आ जाओ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस आंदोलन का समर्थक हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो अभी 16 मार्च का जो वो है, 16 तारीख का जो मार्च है, वो सफल होना हो। बस हम पूरी मदद हमारा सोशल एटमॉस्फेयर ऑर्गेनाइजेशन जितने हमारे हैं, जो आज राहुल गांधी जी से भी मिले थे, हम सब उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी बनती है कि वो जनता के उस विश्वास को कायम करे कि जनता को ये भरोसा होना चाहिए
कि वो वोटर जिसको वोट देना चाहता है उसका वोट उसी प्रत्याशी को गया है जिसको उसने वोट डाला है। अगर उस वोटर को वो भरोसा नहीं पैदा हो रहा है तो ये फेलियर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। दूसरी बात यह कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतना जिद्दी क्यों हो गया है, वो क्यों जनता की भावनाओं को दरकिनार करके ईवीएम से चुनाव कराने पे आमादा है, क्यों वो आज सरकार का इस्तेमाल करके आदरणीय प्रशांत भूषण जी के उस ट्वीट को हटवाने के लिए ट्विटर से उसने क्यों बोला कि वो इस ट्वीट को हटा लें जो ईवीएम के ऊपर उन्होंने बोला है। एक्चुअली केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहीं ना कहीं इसमें एक गठजोड़ नज़र आता है, और ये इसलिए भी नज़र आता है क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक व्यवस्था दी थी कि जो 3 सदस्यीय कमेटी बनेगी जो चुनाव आयोग का गठन करेगी, उसमें एक देश के माननीय प्रधानमंत्री जी होंगे, एक विपक्ष के नेता होंगे और एक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय की बनाई हुई उस व्यवस्था को केंद्र की सरकार ने संसद के द्वारा बिल लाकर उसको बदल दिया, और उन्होंने कर दिया कि उसमें 2 सदस्य केंद्र सरकार के होंगे जिसमें एक माननीय प्रधानमंत्री जी होंगे और एक कानून मंत्री जी होंगे, और तीसरे सदस्य विपक्ष के नेता होंगे। यानी मेजोरिटी में केंद्र सरकार के 2 प्रतिनिधि हो गए। तो 3 सदस्य कमेटी जो चुनाव आयोग का गठन करेगी, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स का, वो गठन करने के लिए पूरी तरीके से देखा जाए तो केंद्र सरकार जिसको चाहेगा उसे कर देगा। तो वो अधिकारी जिनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर केंद्र की सरकार बना रही है, तो वो चुने हुए लोग केंद्र सरकार के इशारे पे काम करेंगे, और ऐसा ही हो रहा है। और मैं समझता हूँ इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय को रोल प्ले करना चाहिए। जब जब कोई भी कानून सरकारों ने बनाया है और वो कानून देश के संविधान के खिलाफ है, देश के या फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है, या जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसके खिलाफ है, जब जब कोई सरकार उस कानून को बनाती है तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने का अधिकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को है। तो हम सर्वोच्च न्यायालय से भी निवेदन करते हैं कि ये जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई थी 3 सदस्य कमेटी के गठन करने की, जो कमेटी चुनाव आयोग का गठन करेगी, उस व्यवस्था को जो केंद्र सरकार ने पलटा है उस कानून को रद्द करे और उस व्यवस्था को जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बनाई थी उसी को दोबारा लागू करे। और दूसरी हमारी मांग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिद छोड़े और वो केंद्र सरकार के इशारे पे काम करना बंद करे, और लोगों को धमकी देना ये लोग बंद कर दें कि ईवीएम पे बोलने पे वो कोई मुकदमा बना देंगे या जेल में डाल देंगे या क्या कर देंगे। वो जो करना है कर लें। ये जनता का आंदोलन है, जनता को ये भरोसा होना चाहिए वोटर को कि उसकी वोट वहीं गई है जिसको वो देना चाहता है। क्योंकि इस तरह के भी वीडियो सामने आए हैं जिसमें एक प्रत्याशी खुद जो चुनाव लड़ रहा है और उसी बूथ पर उसका पूरा परिवार, उसके रिश्तेदार रहते हैं, और जब उस पोलिंग बूथ की जो मशीन खुलती है तो वहाँ से उसको एक भी वोट नहीं मिलता। तो फिर कैसे भरोसा कर लें इस ईवीएम मशीन के ऊपर। और दूसरा जो नया जो भी इसी तरह की वीडियो आई, जिस तरह की प्रशांत भूषण जी बता रहे थे, जो उन्होंने ट्वीट भी की है कि लाइट जलते वक्त तो वही वाला वोट दिखा रहा है वो जिस पे उसने डाला है, लेकिन जब उस बॉक्स को खोल के देख रहे हैं पर्ची जो निकल रही है वो दूसरी निकल रही है। तो फिर कैसे इलेक्शन कमीशन द्वारा जो ईवीएम से जो चुनाव कराने की जिद है उस पर वोटर भरोसा क्यों करे। उस पर भरोसा कायम करवाने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है, और वो केवल एक ही तरीके से संभव है। बाकी किंतु परंतु सब दूर किए जाए और केवल जो है बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। ये हमारी मांग है। इससे अलग दूसरी कोई भी बात पर हम स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ना देश की जनता, देश का मतदाता किसी दूसरे तरीके से वोट डलवाने पे सहमत नहीं है। हमें बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए। धन्यवाद। कल हमने एक आग्रह किया था कि सारे हमारे जितने साथी हैं, जो मीडिया, असली मीडिया जो मैं कहता हूँ, एक जो हमने मिस्ड कॉल का एक नंबर कल जारी किया था उसको ज़रूर थंबनेल में लगाएं और कम से कम टाइटल में लगाएं ताकि लोग समझ सके कि आखिर किस नंबर पे मुझे मिस्ड कॉल देना है। नंबर फिर एक बार पहले रिपीट कर देता हूँ, 966-7722-062। आई रिपीट, 966-7722-062। कि ये नंबर है जो साथी बैन ईवीएम आंदोलन के समर्थन में है, ईवीएम के इस्तेमाल के विरोध में है, वो आएँ और इस पर मिस्ड कॉल दे। इससे हमें जनता का नब्ज़ भी पता लगा है कितने लोग ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करना चाहते हैं। काफ़ी कुछ हो चुका है, प्रशांत जी बोल चुके हैं, महमूद साहब बोल चुके हैं, काफ़ी कुछ लोग बोल चुके हैं। मुझे सिर्फ 1-2 बात कहनी है कि कल भी मैंने कहा था कि ये डू और डाई है। अगर ईवीएम से चुनाव हुआ तो समझिए कि जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने राइट्स मिले हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। अन्ना का जो आंदोलन था वो काउंटर रेवोल्यूशन था, और उस आंदोलन से जो निकला वो हम सब देख रहे हैं। इसलिए हमें सच्चे अर्थ में जो एक रेवोल्यूशन करना है, और रेवोल्यूशन कैसे, बैलेट पेपर से करना है।
हमें वो रेवोल्यूशन करना है। जानबूझ के रूलिंग एलिट्स ने वैसे मशीन का इस्तेमाल किया ताकि इससे हेरा फेरी की जा सके। ये समझिए एक तरह से आज़ादी, ईवीएम से आज़ादी की लड़ाई है और ये पूरे देश भर में जन आंदोलन के रूप में तब्दील होना है, पूरे देश भर में, मैं कह रहा हूँ, रिपीट। और इसलिए कल जिन स्टेट्स का आपने ऑफिस बेरर घोषणा किया है, सारे साथियों से अपील है कि अपने अपने स्टेट हेडक्वार्टर में पहले अपने अपने स्टेट हेडक्वार्टर में कमेटी बनाएं और इसी तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस हर स्टेट हेडक्वार्टर में पहले हो, उसके बाद जिले वाइज कमेटी बनाएं, क्योंकि ये लड़ाई ऐसी है कि जब तक ये जन आंदोलन नहीं होगा, जब जन आंदोलन होगा पॉलिटिकल पार्टीज फिर अपना आने लगती है फिर। तो इसलिए सबसे पहले जो सिविल सोसाइटी हमारा है, जो हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हैं, इतने रिटायर्ड जजेस थे, प्रशांत जी थे, सब थे, कि इसलिए आप सबकी बड़ी भूमिका है कि बहुत तरीके से वीडियो लगाएं और ख़ास तौर से हमारे जो बोलने का भी देख रहे हैं, ट्विटर से पोस्ट डिलीट हो जा रहा है, पता नहीं लग रहा है कैसे डिलीट हो रहा है। तो आखिर ये चुनाव आयोग और सरकार दोनों मिली हुई है। जब लोग चाहते हैं, कह रहे हैं कि भाई वीवीपैट दे दो, अपना देख के लगा कि गलती होगा तो हम अपना फाड़ लेंगे, इनवैलिड कर लेंगे, वो भी नहीं दे रही है, अपना मशीन दिखा रही है, इसका मतलब तिनका नहीं पूरी दाल काली है, पूरी की पूरी दाल काली है। अब पूरा जो है ये मिला हुआ है। 16 तारीख को एडवोकेट्स मार्च है 4 नंबर गेट पटियाला हाउस से, और इससे हम लोग चाहते हैं कि जुडिशरी भी थोड़ी सशक्त हो, अपनी भूमिका निभाए। कि इतने इलेक्शन पिटीशन पड़े हुए हैं, 5 साल हो गए, 5 साल हो गए, लेकिन उसमें सुनवाई नहीं है। 19 लाख ईवीएम का भी पता लगाया गायब है, उसमें भी कोई सुनवाई नहीं है। कोर्ट भी इसको सुओ मोटो संज्ञान ले कि जब इतने लोग लगातार बोल रहे हैं, 3-3 यहाँ पे जजेस बैठे हुए थे, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस, कोर्ट भी संज्ञान ले और उनके पास जो मैटर है, एक पत्रकार के लिए अगर 12 बजे रात में खुल सकता है कोर्ट, तो जो पूरी डेमोक्रेसी इज़ एट रिस्क, हाईजेक हो गया है डेमोक्रेसी एक तरीके से। हम लोग यहाँ कोई चुनाव लड़ने, कोई पार्टी को का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं, कोई यहाँ पार्टी का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं। बैलेट पेपर से चुनाव करवा लो, जिसकी भी सरकार बने हमें स्वीकार है, चाहे वो एनडीए जीते, इंडिया जीते, चाहे जो भी जीते वो स्वीकार है। लेकिन मुझे, अगर मैं वोटर हूँ तो मुझे दिखना चाहिए कि हमारा वोट कहाँ गया। जिस देश में 80 करोड़ से ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि खुद ही सरकार कर रही है कि 5 किलो अनाज दे रहे हैं, जहाँ पे इलिटरेसी का रेट इतना हो, जहाँ के मोबाइल लिमिटेड हो, जहाँ पे लोग टेक फ्रेंडली नहीं है लोग, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हम लोग खाली काम चलाओ जानते हैं, मोबाइल हैंडल करना, कंप्यूटर हैंडल करना, लेकिन टेक्निकल हम लोग को भी कोई कहेगा कि ये जरा आप कैसे टेम्पर होता है आप बता दीजिए, हम नहीं बता सकते। ये सवाल ट्रस्ट का है, ये हमारा ट्रस्ट ईवीएम मशीन पर नहीं है। अगर चुनाव आयोग के जो कमिश्नर हैं वो हिस्ट्री पढ़े होंगे, उनको बोले केमिस्ट्री पढ़ा दीजिए तो पढ़ा देंगे, नहीं पढ़ा सकते हैं। इसीलिए जो जिसका एक्सपर्ट है वही बेहतर कर सकता है। जंतर मंतर पे डेमो हुआ था उस दिन, सुप्रीम कोर्ट पे 16 तारीख को फिर डेमोस्ट्रेशन होगा ईवीएम का, बिल्कुल वो होगा, दिखाया जाए कैसे टेम्पर हो सकता है। मानव निर्मित कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, ये निश्चित है। और यहाँ तो भारत में तो लोगों का क्या, मशीन क्या कर लेगा, लोगों का दिमाग ही खराब है। जब दिमाग में ही बेईमानी बैठा हो, जब कॉलेज के प्रिंसिपल के दिमाग में बेईमानी बैठा हो, वाइस चांसलर के दिमाग में बेईमानी बैठा हो, मिनिस्टर के दिमाग में बेईमानी बैठा हो, तो मशीन क्या करना है? वो तो आदमी का दिमाग है, बेईमान है। 2 कानून जो है इस देश में लागू हैं, आप दिख नहीं रहा है, लड़कियां वहाँ बैठी हुई हैं और तब भी कॉन्फिडेंस है कि हम 400 पार कर लेंगे। कहाँ से 400 पार कर लेंगे? कल कहाँ गए, मध्य प्रदेश का हमने वो दिखाया भी था कि एक बीजेपी का सपोर्टर रिजल्ट निकलने से 3 दिन पहले कह रहा है कि बीजेपी के कैंडिडेट को आएगा 93,000 और कांग्रेस के कैंडिडेट को आएगा 77,000। तो उसको क्या इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है रात में सपना दिया था कि जो कह रहा है एग्जैक्ट वही आ रहा है। तो साथियों, मिला जुला के अब इसमें से जितने लोग हम लोग बैठे हुए हैं, सब लोग सिविल सोसाइटी के लोग हैं, कोई पीछे नहीं हटेगा। समय कम है, चुनाव आने वाला है। आज जैसा कि सोरैया साहब ने बताया कि राहुल गांधी से इस मुद्दे पे मुलाकात भी है। पॉलिटिकल पार्टी अपना काम करें, वो अपने मैनिफेस्टो में भी डालें ये बात, और इसके लिए जो सिविल सोसाइटी का आंदोलन है उसको सपोर्ट भी करें। अगर जिनको सरकार उन्हें बनानी है, सरकार इसमें से किसी को नहीं बनानी। हम लोग तो ये वकील साहब हैं, मैं पढ़ाता हूँ, बाकी प्रोफेशनल्स यहाँ पे हैं। इसलिए सबसे अपील है, इवन पॉलिटिकल पार्टी से भी अपील है कि जो ईवीएम के खिलाफ हैं अपने कार्यकर्ताओं को बोलें कि इस नंबर पे मिस्ड कॉल करें, और जो भी आंदोलन हो डेमोक्रेटिक तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, उस आंदोलन में अपनी संख्या जरूर बढ़ाएं। शुक्रिया, थैंक यू। साथियों, अभी तक जितने विचार ज़्यादातर देश में उठ रहे हैं, इवन पॉलिटिकल पार्टीज भी जो उठा रही हैं, वो रिक्वेस्टिंग मोड में हैं। ये शासन में होता रिक्वेस्टिंग मोड, लोकतंत्र में
जनता हुक्म सुनाती है, रिक्वेस्टिंग मोड नहीं होता। सबसे पहले तो इस बात को समझना होगा। और ये सरकार किसी मोदी की नहीं है, किसी XYZ की नहीं है, ये देश की सरकार है और देश की सरकार को देश के लोगों के हिसाब से चलना होता है। जो भी उसमें टांग अड़ाएगा उसका इलाज देश की जनता को करना होता है। देश के पास ये लगातार राइट है, न केवल इलेक्शन में, लगातार 5 साल ये राइट बरकरार रहता है। वोट दे के घर बैठ जाएं, चुपचाप देखते रहें बदमाशियों को, ऐसा लोकतंत्र में ना अपेक्षित है, ना हो सकता, ना होता है। रही बात इलेक्शन कमीशन की, इलेक्शन कमीशन एक माध्यम है देश के लोगों के लिए, एक संस्था है जिसका काम है फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना। अगर वो इस बात की जिम्मेवारी नहीं देता, जब सरकार निरंकुश हो जाए, संसद बंधक बन जाए, यानी पार्लियामेंटेरियन एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से बोल ना पाए और वो सारे के सारे गुलाम बना लिए जाएं, और तीसरा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जब स्लो हो जाए, डेट पे डेट हो जाए, डेट पे डेट देने का काम करें, या सरकार के कहने पे तारीख लटकाते रहें और सिर पे इलेक्शन आ जाएं और किसी संसद के भागे हुए MLAs को सरकार बना के दोबारा उसका इलाज करने की बजाय, उसका फैसला करने की बजाय एक तरह से कॉपरेशन मिले सरकार को, ये सिस्टम देश की जनता को मंजूर नहीं है। इसलिए ऐसे हालात में किया क्या जाए? कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है? संविधान ये कहता है, जब हमारी तीनों स्तंभ, हमारी व्यवस्था के तीनों स्तंभ कमज़ोर हो जाएं या एक दूसरे को दबाएं या तीनों षड्यंत्र करके शामिल हो जाएं किसी एक ऐसे काम में जो जनता की आवाज़ के खिलाफ हो, तो लोग, यानी लोग जनरल बॉडी देश की असली सरकार और असली पार्लियामेंट और असली जुडिशरी, इन 3 संस्थाओं के अलावा असली जो है वो देश की जनता है। 140 करोड़ भारत के लोग हैं। अगर वो जो चाहते हैं उनके अनुरूप कोई काम नहीं करती सरकार, पार्लियामेंट उनके अनुरूप कानून नहीं बनाती, संस्थाएं जो संवैधानिक संस्थाएं काम नहीं करती, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट भी हो, तो देश की जनता के पास वो सारे अख्तियार हमेशा रहते हैं, 24 घंटे, पूरे हफ्ते, 365 दिन और पूरे 5 साल। फिर लोग क्या करें? लोग न केवल विरोध करने के लिए सड़कों पे धक्के खाने के लिए हैं, देश के लोग अपने उन स्तंभों का घेराव कर सकती है। घेराव का मतलब क्या है? घेराव का मतलब ये नहीं है कि उनको भूखा मारना है, डराना है, इसलिए घेराव कर सकती है। अपनी बात समझाओ और हमारी समझो, हमारी बात को अहमियत दो, क्योंकि वी आर सुप्रीम, हम सुप्रीम हैं। तो लोग धरना प्रदर्शन देना लोगों का राइट है, उसी से तो जागरूक होते सब। एक दूसरे को कैसे बताएंगे? एक आदमी को 10 आदमी को बात पता है, पूरे 140 करोड़ को कैसे बताएगा? इसलिए वो जो साधन है सोशल मीडिया के भी, फेसबुक है चाहे X है जिसको ट्वीट बोलते हैं, अगर ये लोग भी किसी सरकार को, जिसको भारत सरकार का नाम, उसके सामने झुकने का काम ना करें, तो देश की असली सरकार, देश के 140 करोड़ लोग हैं और वो सोशल मीडिया के पक्ष में खड़े हैं, वो ट्विटर के साथ खड़े हैं, वो फेसबुक के साथ खड़े हैं, वो सोशल मीडिया के साथ खड़े हैं। ये कोई ना, इस भारत सरकार की किसी भी ऐसे काम पे झुकने का कोई सवाल नहीं है। भारत सरकार बदलती रहती है, हम अपने नुमाइंदे बदलते रहते हैं, आज कोई और है, कल कोई और आ जाएगा। ये देश की जनता वही है और ये देश की जनता लगातार जागरूक रह के अपने इस काम को कराएगी। अब देखिए, इवन इलेक्शन कमिश्नर जिनकी जिम्मेवारी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, ये जिम्मेवारी है, ये रिक्वेस्टिंग नहीं, उनकी जिम्मेवारी है। अगर वो इस काम में फेल होते हैं तो हम उस इलेक्शन कमीशन का घेराव भी करेंगे और ज़रूरत पड़ी इस देश को संसद का घेराव भी होगा, सरकार का घेराव भी होगा, प्राइम मिनिस्टर के हाउस का घेराव भी होगा। अब प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो सकता है, मोदी हो, कोई और भी हो, CM कोई भी हो सकता है, नामों में कुछ नहीं रखा। ये किसी के बाप की सरकार नहीं है, ये देश की जनता की सरकार है। मगर जब मुद्दों पे जो आदमी नहीं बोलता, जिसकी जिम्मेवारी हमने बोलने की दी है, वो आदमी अगर जिम्मेवारी के साथ बोलता नहीं, कितने सारे उदाहरण हैं, खिलाड़ियों का उदाहरण हो, मणिपुर का उदाहरण है, कोई और उदाहरण, कितने सारे। ये सबसे इम्पोर्टेंट देश का मसला है इलेक्शन, EVM को हटाओ और बैलेट पेपर से इलेक्शन कराओ और देश को बचाओ, ये है मुद्दा। और मुद्दा क्या बनाया जा रहा है? मुद्दा मंदिर बना, मुद्दा ढोंग बनाया जा रहा है, ढोंग को देश का मुद्दा बनाया जा रहा है। देश की हकीकत, देश के फ्यूचर को इग्नोर किया जा रहा है, जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन है और जो कि सिर्फ और सिर्फ बैलेट पेपर से हो सकता है। क्या बदमाशी है ये? ब्लैक शीशा, अरे उसकी आँख खराब हो रही थी EVM मशीन की, तुमने काला शीशा लगवा दिया, कोई किरणों से उसकी आँख खराब हो रही थी EVM मशीन की। क्या बदमाशी है ये सरेआम चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, चोर का चेहरा काला पूरे देश को दिखाई दे रहा है कि चोर लोग हैं, सत्ता में जो बैठे हैं वो चोरी पे आमदा हैं और उसके जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो गुलाम बन चुकी हैं, वो उन चोरों का साथ देने के तैयार खड़ी हैं, इसलिए वो बातों का जवाब नहीं देती। बातों का जवाब सरकार का मुखिया नहीं देता, इलेक्शन कमीशन की कहाँ हिम्मत है वो जवाब देगा? तो ऐसी नपुंसकता के दौरान
जनता को स्वयं खड़ा होना होगा। और ये वीवीपैट, ये जो पॉलिटिकल पार्टियाँ जो बात कर रही है ना, ये भी रिक्वेस्टिंग मोड में कर रही हैं, ऐसे हो जाए, वो गिनती हो जाए, फलाना हो जाए। ये इलेक्शन कमीशन कौन होता है ये बताने वाला? 2 दिन लगेंगे, अरे चाहे 2 महीने लग जाओ, हमें ट्रांसपेरेंट इलेक्शन चाहिए। और उस जिस आदमी को वोट दें, जिस सरकार को लोग बनाना चाहें, अगर वही नहीं बनेगी तो इतना बड़ा धोखा देश के साथ कैसे बर्दाश्त करेंगे? ये बर्दाश्त से बाहर है। और पॉलिटिकल पार्टियों की बपौती नहीं है ये देश। ये और सुन ले सारी पॉलिटिकल पार्टियों को भी अपना वजूद अगर बचाना है तो देश के लोगों के इशारे के साथ काम करना होगा, चलना होगा। इसलिए मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओपनली ये कहना चाहता हूँ, 16 तारीख का जो मार्च है पटियाला हाउस कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, उसमें बहुत सारे सब वकील हिस्सा लेंगे। और इसके साथ साथ एक और काम इस देश के वकील करेंगे, एडवोकेट्स फॉर चेंज एक प्रोग्राम होगा, आप लोगों को डेट बता दी जाएगी। और दूसरा क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के सामने इस देश के वकील प्ले कार्ड लेके प्रदर्शन करेंगे। क्या प्रदर्शन करेंगे? कि आपकी ड्यूटी देश के लोगों के फंडामेंटल राइट को बचाने की है, सरकारों के इशारे पे काम करने की नहीं है, संविधान के साथ काम करने की है। अगर वो काम आपसे नहीं होता, जिन जजों से ये काम नहीं होता, वो अपने इस्तीफा देकर अपने घर चले जाएं, तनख्वाह मिलती रहेगी। ये देश और बर्दाश्त नहीं कर सकता इससे ज़्यादा कि लोगों को ये लगे कि इस देश की कोर्टें भी सरकारी हो गई हैं। ये बर्दाश्त से बाहर है और ये देश की जनता सहन नहीं करेगी और देश के एडवोकेट भी इस बात को सहन नहीं करेंगे। धन्यवाद। 9667222062 आपके सामने है, मैंने इसीलिए सामने रख दिया है भाई, किसी को भ्रम हो, कोई देखना चाहे, मैंने इसीलिए सामने रख दिया है। लगातार आप इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये एक पल के लिए भी बंद नहीं है, एक पल के लिए भी। लगातार इस फोन पर मिस कॉल आ रही हैं। आप इसका अंदाजा लगा लीजिए कि देश में किस तरह से ये मसला लोगों के दिलो दिमाग में छा चुका है, घर कर चुका है। लोग क्या चाहते हैं, किस कदर बदलाव चाहते हैं, ईवीएम से छुटकारा चाहते हैं और बैलेट पेपर से ही चुनाव इस बार कराएंगे। ये जनता का फैसला है साथियों। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूं, सरकार जिस तरह से ट्विटर या और संस्थाओं को कह के ये ट्वीट हटवा रही है, वीडियोस हटवा रही है, और इलेक्शन कमीशन जिस तरह की धमकी दे रहा है, इलेक्शन कमीशन को ये पता होनी चाहिए कि यहाँ सारे के सारे लोग ये कानून के जानकार लोग हैं। तो जनता को डराने की कोशिश ना करे। और जनता में किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, किसी को भी, नीचे से लेकर ऊपर तक। न केवल इलेक्शन कमीशन बल्कि सरकार भी इस जनता के किसी व्यक्ति का बाल भी बांका नहीं कर सकती। हम किसी व्यक्ति का बाल भी बांका होने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। यह एहसास जनता को भी होना चाहिए और यह एहसास शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग, जो सरकार को और इलेक्शन कमीशन को भी होना चाहिए। यह गीदड़ भभकी हम लोगों को देने की जरूरत नहीं है। बेहतर होगा अगर उसे अपनी विश्वसनीयता कायम करनी है, अगर उसका ईमान कहीं किसी कोने में बचा रह गया है जिस पर सरकार की काली छाया नहीं पड़ी है, तो अपने आप को संभाले और इस देश के संविधान और देश की जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाए। और इलेक्शन कमीशन इस देश में 2024 का लोकसभा चुनाव ईवीएम को हटा के केवल और केवल बैलेट पेपर से करवाए और पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवाए। लोकल पुलिस को वहां से बाहर रखा जाए, पोलिंग स्टेशन से लोकल पुलिस को। और जैसे टीएन शेषन साहब और उनके बाद में लिंगदो साहब ने जो चुनाव कराया था कि जो भी सेंसिटिव इलाके थे, लाइट मशीन गन पोलिंग स्टेशन के ऊपर पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगा के वहां पे सुरक्षा की गई थी। हर बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस का आदमी था, हर बूथ पर। और चुनाव केवल इतनी सी बात नहीं है, चुनाव केवल और केवल पूरे देश में एक ही दिन में कराया जाए, एक ही दिन में। ऐसा नहीं है कि इस चुनाव को आप जो प्रक्रिया पहले करी कि 7 फेज में, 8 फेज में, 2 महीने 8 दिन तक जो चुनाव चला 2019 का, ये नहीं। क्योंकि बेईमानी के सारे तरीके हैं कि बेईमानी कैसे की जा सकती है। एक ही दिन में चुनाव कराए। भारत के पास में ना तो पैसे की कमी है, ना भारत के पास किसी भी तरह की संसाधन की कमी है, लोगों की कमी नहीं है, किसी भी तरह से चुनाव कराने के लिए किसी चीज़ की कमी नहीं है। एक दिन में कराया। दूसरा, जैसे ही चुनाव खत्म हो उसके तुरंत बाद 4-5 घंटे बाद ही काउंटिंग स्टार्ट की जाए, किसी का वेट करने की जरूरत नहीं है, ताकि बेईमानी की जो भी रास्ते हो सकते हैं वो तमाम रास्ते बंद किए जाएं। और हमने जो मैनिफेस्टो हम दे रहे हैं, जो ज्ञापन हम दे रहे हैं राष्ट्रपति को, उस ज्ञापन में बाकायदा लिखा है जितने भी पोलिंग बूथ हो, पोलिंग स्टेशन हो, सबकी सीसीटीवी कैमरा लगा के पूरी वीडियोग्राफी कराई जाए। सीसीटीवी कैमरा लगा के पूरी तरह से, केवल उतना पोर्शन जहां वोट डलती है कि वो वोट किसी को ना दिखे, क्योंकि गुप्त मतदान है, उसको सिर्फ उसको बचा के
बाकी पूरे में कहीं कोई किसी तरह की गड़बड़ी हो, सीसीटीवी कैमरे में कवर हो, ये भी इलेक्शन कमीशन को करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन कहेगा पैसे की कोई इस देश में कमी नहीं है। जब इस देश का प्रधानमंत्री पिछले 4 साल में अपने प्रचार के लिए 5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर सकता है, 5 लाख करोड़ रुपए, हर जगह जहां देखो देश में केवल उसी का फोटो चस्पा दिखता है। तो पैसे इसमें अगर 10-20 हज़ार करोड़ लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। भारत का लोकतंत्र अगर लाख करोड़ रुपए लगा के भी बच जाए तो भी बहुत सस्ता है, इसमें कहीं कोई किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो चुनाव पूरी तरह से ये करा जाए और उसके बाद जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, वो वोटर लिस्ट की गड़बड़ी मैं सबूत सहित आपको दिखाऊंगा सारी चीज़ें। 24 को जो मैंने कहा है, वोटर लिस्ट पूरी तरह से करेक्ट की जाए, क्योंकि यही महीना है जनवरी का। और जैसा हमारे साथी महमूद पराचा जी ने बताया कि फॉर्म 6 भर के जिन लोगों की वोटें कटी हुई हैं, ये मेरा मतदाताओं से, जो वोटर हैं, जनता है, उनसे अपील है, देखें वोटर लिस्ट में उनका नाम है या नहीं है। क्योंकि पीछे जो रिपोर्ट आई 2019 के चुनाव में 5 करोड़ मुस्लिम की और 6 करोड़ दलितों की वोट सफा कर दी गई थी, काट दी गई थी, 11 करोड़ वोट काटी गई थी। और ये बाकायदा रिकॉर्ड है और ये सारी की सारी चीज़ें उस पर मीडिया पे, एनडीटीवी पे रवीश जी ने दिखाई और बाकायदा द वायर पे भी ये सारी चीज़ें दिखाई गई। इन चीज़ों का निश्चित रूप से ध्यान रखें। हालांकि ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की कि किसी भी की वोट ना कट जाए। 18 साल का और उससे ऊपर की उम्र का जो व्यक्ति है इस देश में, उसकी वोट इलेक्टोरल रोल में होनी चाहिए, यानी वोटर लिस्ट में होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए नीचे जो काम करते हैं वो कलेक्टर, एडीएम और एसडीएम करते हैं। और एसडीएम, एडीएम और कलेक्टर वो भी सावधान रहें, ये जनता है बहुत दिन तक इनकी सारी तानाशाही सब कुछ बर्दाश्त की है, इस बार बर्दाश्त नहीं करेगी। किसी को भी जो जनता की पीठ में इस बार छुरा भोंकेगा, जो जनता के साथ गद्दारी करेगा, जनता उसको अच्छी तरह से देख रही है। ये सारी चीज़ें होनी हैं, ये सारी चीज़ें की जानी हैं। इन सब के लिए मैं फिर से एक बार जनता से कह के डरने की ज़रूरत नहीं है। लड़ाई जिस तरह से आप शुरू कर दी आपने लड़नी, इसको अंजाम तक पहुंचाना है। और अब 2 बैल के बाद में काट दें जो भी इस पे मिस कॉल थे। हाँ, जैसे मैंने बताया था कि जो भी साथी देखिए इस नंबर पर जो मिस कॉल दे रहे हैं, जो हमने बताया 9667722062, इसको साथियों ऐसा करें कि बजने ना दें इसकी घंटी जब तक जा रही है। कोई उठाएगा नहीं, मिस कॉल का नंबर है, कोई बात थोड़ी ना करनी है। तो इसमें जैसे ही 2 बार घंटी जाए, 2 बार बैल बज जाए, आप काट दीजिए, बस आपका जो है मत जो है रिकॉर्ड हो गया इसमें। इस तरह से जो साथी हैं वो इस तरह से करें, तभी सभी लोग कर पाएंगे। और ये लगातार चलेगा, ये 1-2 दिन के लिए नहीं है। जब तक ईवीएम उखाड़ के फेंक नहीं दी जाएगी, ये आंदोलन जब तक चलेगा तब तक ये नंबर लगातार चलेगा। एक चीज़ और साथियों, जो हम ज्ञापन है, जो ज्ञापन हम पूरी जनता को सबको देंगे, ये जितने भी मीडिया के साथी हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम एक लिंक देंगे आपको, उस लिंक को आप अपने इस हमारे जो वीडियोस हैं इनके साथ में डालिए, ताकि वो जो ज्ञापन है हमारा जो दिया जाना है वो हर किसी तक, पूरे देश में हर किसी तक पहुंच सके। साथियों पीडीएफ फॉर्म में है, जो ज्ञापन है 11 पेज का है, 10.5 पेज 11 पेज का है और पीडीएफ फॉर्म में है, सारी चीज़ें उसमें लिखी हैं। आप जो लिंक देंगे लोग उसी से डाउनलोड करके उस पीडीएफ को बाहर निकाल के और उसका कॉपी करा के और ज्ञापन जो 17 तारीख से सिग्नेचर उस पर कराएंगे और 25 तारीख को ज्ञापन देना है, वो सब साथी कर सकते हैं। हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जी, जो हमारे जो साथी जो वीडियो जो है हमारी ईवीएम वाली हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दिया जाएगा, आपको वहाँ से सब कुछ मिल जाएगा। हम व्हाट्सएप पे भी लोगों को भेजने का प्रयास कर रहे हैं। और अब हमारे एक बड़े जुझारू साथी विनोद संगत जी बहुत मजबूती के साथ हर लड़ाई में, समाज में हर समय हमारे साथ रहते हैं, वो भी आपको संबोधित करेंगे। और इसके बाद आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो खत्म होगी साथी। जी धन्यवाद, कोई बात नहीं। धन्यवाद आदरणीय भानु प्रताप जी। देखिए साथियों, मैं ट्रेड यूनियन का नेता हूं, विनोद संगत, और दिल्ली नगर निगम समस्त कोर कमेटी का मैं महासचिव हूं। मैं सिर्फ ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, सभी लोग हमारे सीनियर लोग बता चुके हैं। मैं सिर्फ भारतवर्ष की जनता से सिर्फ एक ही बात कहूँगा, क्या चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो हमारे अधिवक्ता हैं, जो हमारे सीनियर लोग हैं, सिर्फ इन्हीं की ड्यूटी बन गई है सिर्फ इस ईवीएम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की। मैं पूरी भारतवर्ष की जनता से कहना चाहता हूं कि आप लोग उठ खड़े हों, आपके अपने हक अधिकारों का इस ईवीएम के तहत हनन होने जा रहा है। आप लोग जानते हैं कि आप लोग ना चाहकर भी अपने जो आपकी अपनी मन की जो पार्टी है, आप चाहते हैं कि हमारा कैंडिडेट आए, हमारी पार्टी जिस भी पार्टी को आप चाहते हैं, जिस भी कैंडिडेट को चाहते हैं, लेकिन आप चाहकर भी
उसको वोट कर भी उसको नहीं ला सकते जब तक ये ईवीएम आपके बीच में है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देश के सीनियर लीडर या सीनियर लोगों को ही नहीं, आप लोगों को, जनता को रोड पर उतरना होगा। आप लोगों को अभियान चलाने होंगे। और जो भी राजनीतिक या कोई सामाजिक धार्मिक जो भी आदमी संगठन चलाते हैं आप लोग, या आप लोग मैनुअल हैं, आप लोग घर में बैठे हैं, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं चर्चा में, गली में, नुक्कड़ों पर आप मीटिंग कर लोगों को समझाएं कि ईवीएम के खिलाफ कोई भी प्रदर्शन, कोई भी धरना, कहीं पर भी कोई भी आवाज़ उठाएं। और जैसा कि अभी ये नंबर दिया गया है कि 9667722062, तो इस नंबर पर मिस कॉल कर इन लोगों के हाथ मजबूत करें। आप ईवीएम इस देश से हटाने का काम करें। ईवीएम हटाओ और लोकतंत्र बचाओ, ऐसा हमारा नारा है। मैं पूरी भारतवर्ष की जनता से हाथ जोड़कर ये विनती करता हूँ। और ख़ास कर उन झुग्गी झोपड़ी जो जय कॉलोनियाँ हैं जहाँ पर लोग परेशान हैं, वो आप लोग अपनी वजह से परेशान हैं। आप वोट करना चाहते हैं किसी को और वोट जाता है किसी को, तो इस बात को आप पारदर्शिता अगर रखना चाहते हैं, आप अपना वोट अपने कैंडिडेट को देना चाहते हैं, इस ईवीएम के खिलाफ आवाज़ उठाएं, इन लोगों के हाथ मजबूत करें और भारतवर्ष में लोकतंत्र को बचाने में अपनी आहुति देने का काम करें। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं, आई हुई मीडिया का व तमाम साथियों का जो भी मुझे सुन रहे हैं, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।